ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ. अब यहाँ पे एक दो बातें आएंगी जो बुक्स में नहीं है, प्लीज. एग्जाम में हमने टेस्ट करनी है आपसे, राइट? 2017 के बाद ये बातें एग्जाम में आना शुरू हो गई हैं. यू माइट हैव सीन द पेपर एज वेल, so you'll see now. पहले मुझे बात बताएं. लेट्स से मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ a chemical symbol of sodium. मैंने लिखा इसका subscript 11. I hope you now know that कि 11 means atomic number, means number of protons in the nucleus. इसका एक superscript भी होता है, let's say 23. This is called as the atomic mass. आप इसको atomic mass कह दें, आप इसको mass number कह दें, या आप इसको nucleon number कह दें. It means the same thing, right? This whole formation जो मैंने लिखा है, जैसे जिसमें मैंने यहाँ पे केमिकल सिंबल भी लिखा है, ये केमिकल सिंबल है, मैंने एटॉमिक नंबर भी लिखा है, मैंने मास नंबर भी लिखा है. दिस होल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड. अगर मैं कहूं राइट न्यूक्लाइड ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब है आप लिखेंगे Na, एटॉमिक नंबर, मास नंबर. वी यूज दिस टर्म इन O level, IGCSE and A level. Write nuclide of magnesium, it means write the Mg state symbol, write atomic number and mass number. जिस तरह आपके periodic table में nuclides लिखे हुए, element का symbol लिखा हुआ है, atomic number लिखा हुआ है और mass number लिखा हुआ है. Now when I say sodium 11 and 23, guys, it means we have 11 protons in the nucleus. Atomic mass, mass number, nucleon number, ये क्या होता है basically? It is the sum of protons and neutrons. अगर लेट्स से कि 23 उसका सम है, तो अगर बीच में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन्स होंगे इसका मतलब. So number of neutrons is equals to atomic mass minus atomic number. So I can say 23 minus 11, 12. तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो बाय अगर ये एटम है तो बाय इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 ही होंगे. लास्ट टाइम मैंने वर्ड कंक्लूड किया था कि आप रहते हैं लाहौर में, तो आपको लाहौर ही कहते हैं. तो फिर आप जो रहते हैं न्यूक्लियस, फिर उसको न्यूक्लियन कहते हैं. इसलिए तो प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियन एंड न्यूट्रॉन इज अ न्यूक्लियन, और इन दोनों का सम इज न्यूक्लियन नंबर. तो आप इसको न्यूक्लियन नंबर भी तो कह सकते हैं, मास नंबर कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन इज अ न्यूक्लियन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है. तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, इट्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियर नंबर. बस यहाँ पे जस्ट एज इंफॉर्मेशन एवरीवन, इफ एनीवन हैज अ कैलकुलेटर तो वो इस पे कैलकुलेट भी कर सकता है. इफ एनीवन हैज अ कैसियो कैलकुलेटर, राइट, आई मीन आपका मोबाइल वन नहीं, एंड द पीपल ऑनलाइन, आप लोग भी कर सकते हैं जो मैं बोलूंगा आपको, ठीक है? एनीवन कैन हैव इट and can tell me. जब मैं कैलकुलेशन बोलूं तो आप कीजिएगा और जरा अनाउंस कीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है? चले, लिसन अप एवरीवन प्लीज. आपको पता है ये जो 23 है, इसको एटॉमिक मास कहते हैं. मेरी बात सुनिएगा बहुत गौर से. वेरी सिंपल वर्ड में, इट इज द मास ऑफ एन एटम. एक एटम का मास वो डिपेंड कर रहा है न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे. इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है. यानी कि अगर I know what is the mass of an atom, तो it's the atomic mass, neutrons and protons, not electrons. इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसलिए it's your brain. इंफॉर्मेशन. रियलिटी पता है क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का असल में मास पता कितना होता है? 9.1 - 31 ग्राम्स. ये इसका एक्चुअल मास है. एक्चुअल मास हमने कैलकुलेट किया, एक्चुअल मास है. सपोज करें, चलिए सपोज करते हैं, आप कीजिएगा कैलकुलेशन. सपोज करें मैंने एक एटम लिया, उसका मास था 1. अगर मैं इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? 1 - 9.11 - 31. बताएं आंसर क्या आता है? 1 - 9.11 - 31.
1। तो सपोज करें एक एटम में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100। सपोज के मैंने 100 के 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब करें कैलकुलेशन, 1 माइनस 100 इंटू 9.11 माइनस 31। करें, जल्दी करें कैलकुलेशन। क्या आंसर है? 1। आप एक एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दें, एटम के मास पे फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे ये समझ नहीं आती बस कि जब हम आपको ये पेपर में कंफ्यूज करते हैं कि मैग्नीशियम एटम और मैग्नीशियम आयन का मास क्या होगा, तो भाई सेम मास होगा, क्योंकि मास तो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, मास इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड ही नहीं करता। मास ऑफ एन एटम एंड मास ऑफ एन आयन इज ऑलवेज सेम, क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉन ही फर्क हुई है, इलेक्ट्रॉन को तो मास नहीं विजिबल है। So it was just information. Please remember, mass of an atom depends on the nucleus. It does not depend on electrons. Electrons' mass is negligible. I've shown you with the calculation. तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉन में से 9.11 माइनस 31 बाहर निकालूं, आंसर 1 आएगा। बेशक आप 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, 1 माइनस 100 इंटू 9.11 10 to the power minus 31, आंसर फिर 1 ही आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। Just as information. Now, listen to me carefully, everyone. Everyone, please. इसका मतलब है अगर मेरे पास एक एटम हो सोडियम का, तो उसमें 11 एटॉमिक नंबर है और उसका 23 उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं, सोडियम का एक और एटम लूं, उसका एटॉमिक नंबर 11 और उसका एटॉमिक मास अगर 24 हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 13 न्यूट्रॉन्स हैं और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई थिंक इस एटम में और इस एटम में बेसिकली सिर्फ एक चीज का फर्क हुआ है और वो है एटॉमिक मास। और फर्क क्यों हुआ? बिकॉज उसके न्यूट्रॉन्स चेंज कर गए। आई कैन से दिस इज अ हेवियर एटम एंड आई कैन से दिस इज लाइटर एटम। एटम तो एक ही एलिमेंट का है ना। सो इट मींस दैट के, प्लीज फोकस, इट मींस दैट कि इफ यू चेंज द न्यूट्रॉन्स, अगर आप न्यूट्रॉन्स चेंज करें तो एटम तो वही रहता है, वो तो फर्क ही नहीं हुआ। एटम सोडियम का ही है, बस फर्क इतना हुआ है कि एक लाइट हो गया कि हैवी हो गया। ये तो फर्क दिख रहा है आपको। रिमेंबर, दीज एटम्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम प्रोटॉन्स लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। So what is an isotope? तो isotope क्या होता है? They are atoms of same element which have same number of protons but different number of neutrons. एटम सेम एलिमेंट क्या है? सोडियम सोडियम, बस फर्क इतना है कि उसके न्यूट्रॉन्स फर्क है, एक लाइटर होगा एक हेवियर हो जाएगा। तो मेरे हाथ से यहां से फिर एक बात तो फिर एविडेंट है, एक बात पर एविडेंट है, ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आई थिंक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। मैस एक बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैस फर्क नहीं, मुझे बताएं, एक हैवी एक लाइट नहीं हो गया। लेकिन if I talk about the chemical properties, so I think chemical properties are the same. क्योंकि both have same number of electrons, वो दोनों एक ही एटम के हैं। जिस तरह सोडियम आपके 23 रिएक्ट करेगा, उसको उस तरह सोडियम 24 भी रिएक्ट करेगा भाई। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम एलिमेंट है ना, एलिमेंट तो सेम ही है। तो रिमेंबर, आइसोटोप्स हैव different physical properties but same chemical properties. जी हाँ, एक ही बात है, I agree. Same electrons क्योंकि atoms हैं। Yes,
Basically, electron की वजह से there's a chemical property और nucleus की वजह से there's a physical property. Nucleus controls physical properties and electrons control chemical properties. So isotopes have same chemical properties but different physical properties. Please don't forget it. क्योंकि atom तो same element नहीं. और since हमेशा we always learn extra, whether O level, IIGCS or A level, वैसे एक बात generally याद रखिएगा, ठीक है? Isotopes की chemical properties the same है, क्योंकि same ही होंगी. मैंने पूरी chemistry पढ़ा देनी आपको same reactions के ऊपर. बस एक chemical property फर्क होगी. Any idea? Any idea? नहीं. Which chemical property may be different? I mean, I'll be impressed. माशाल्लाह आप O3 में हैं, ये भी याद रखिएगा. इसलिए पूछ रहा हूँ, वरना मैं खुद बताता होता हूँ. नहीं, O3 से मैं खुद पूछता होता हूँ. नहीं, रिएक्शन तो सेम है, एक खाली केमिकल रिएक्शन फर्क है, बाकी पूरी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन सेम है. सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी का केमिकल रिएक्शन फर्क है. No, mass to physical property. नहीं. Come on, उस लेवल तक तो पहुंचे. कोई बात नहीं. रेडियो एक्टिविटी. दो आइसोटोप में ये पॉसिबल है कि एक एटम रेडियो एक्टिव हो और दूसरा ना हो. Yeah. There's a possibility. And radioactivity is a chemical property. So please याद रखिएगा, साइड पर लिख लें. All chemical properties are the same except radioactivity. By the way, ये MCQ भी है वो लेवल का. नहीं, वो तो physical property है. Now everyone, आपको पता है nearly every atom in the periodic table has isotopes. Hydrogen, simplest atom, has 3 isotopes. Hydrogen 1 1, hydrogen 1 2, and hydrogen 1 3. Even the simplest atom has isotopes. अब यहाँ पे जरा बातें जरा थोड़ी सी heavy हो जाएंगी, अब तो जरा attentive रहिएगा please, ठीक है? Please don't lose attention, वरना समझ नहीं आएगी, ऊपर से निकलेगी बात मेरी. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सब में एक प्रोटॉन है. और चूंकि सारे एटम है तो सब में एक इलेक्ट्रॉन भी होगा. कोई मैंने आयन लिखा होता फिर आप इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली चेंज कर दो अकॉर्डिंगली. आई थिंक हाइड्रोजन 1 1 हैज 0 न्यूट्रॉन. दैट्स द ओनली एटम इन द periodic table. That's the only atom in the periodic table which has no neutron. Atomic mass atomic number के इक्वल हो गया, मतलब न्यूट्रॉन कोई नहीं है इसके अंदर. आप बताएं ऐसा पॉसिबल है? ये सवाल आपके पेपर का मेरा सवाल नहीं है जो मैं पूछ रहा हूं आपसे. इट्स जस्ट ए क्वेश्चन. सवाल आया पेपर में, ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बोलता हूं सवाल के. द क्वेश्चन वाज दिस: कैन एटॉमिक मास बी लेसर देन एटॉमिक नंबर? क्वेश्चन मार्क. एक्सप्लेन. 2 नंबर बताएं. फर्स्ट मार्क क्या होगा? यस और नो? No, sir. First mark. Yeah. No, fine, agreed. Second mark, explain why. So because atomic mass is proton number plus neutron number. So if for it to be negative, there would be no proton number can never be negative, basically. Yeah, exactly. Second mark is because atomic mass is the sum of protons and neutrons. How can the sum be less than the individual value? So basically, please remember, right? Atomic mass it can never be lesser than atomic number, because atomic mass
is the sum of protons and neutrons. हाइड्रोजन वाहिद एलिमेंट है कि जहां पे न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसलिए एमसीक्यू आता होता है, तो भी सुन ले एमसीक्यू। वो कहता होता है कि क्या सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल, I mean all elements of periodic table have atomic mass more than atomic number? So the answer is no, क्योंकि हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन। हाइड्रोजन में एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, राइट? लेकिन हाँ, इसके अलावा सारे एलिमेंट में एटॉमिक मास इज नेवर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, लेकिन इसमें होता है, लेकिन लेस तो कभी भी नहीं हो सकता, राइट? सो बाय द वे, द नेक्स्ट हाइड्रोजन 1 2 is I think 1 neutron, hydrogen 1 3 1 neutron. Oh, so I can say that this is the heaviest isotope. I can say this is the lightest isotope of hydrogen. atomic mass atomic number से क्यों बढ़ाना लेस में इसका? क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो सम होता है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का। हाउ कैन द सम बी लेसर देन इट्स इंडिविजुअल वैल्यू? इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर, इजंट इट? If I go more an example, let's say so basically जो chemical property है वो depend करती है number of electrons पे। If the two atoms have same number of electrons, it means they have same chemical properties. तो electrons पे depend करती है chemical property, nucleus पे depend करती है physical property, और mass एक physical property है। तो अगर isotopes का mass फर्क है, मतलब उनकी physical property फर्क है। अब मैंने कहा ना आपको, nearly every element in the periodic table has isotopes, even hydrogen। और एग्जांपल ले यार, ऑक्सीजन के दो फेमस आइसोटोप्स हैं, 8 16 एंड 8 18, फेमस है। मतलब कि आई मीन ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में, यू नो, इन दो आइसोटोप्स में। लेट्स फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फेमस आइसोटोप्स क्लोरीन 1735, chlorine 1737. And let's say carbon is 612, the carbon is 613, and carbon is 614. सोडियम पे आ जाए, अभी I told you सोडियम 11 और ये 23 and सोडियम 11 और 24, तो एटम तो एक ही है ना, खाली न्यूट्रॉन्स का फर्क है। इधर आ जाओ बेटा। सर बट लाइक जैसे क्लोरीन के 1735 और 1737 होते हैं, तो हम उसका प्लस करके 35.5 लिखते हैं, तो ऐसे ऑक्सीजन या कार्बन या सोडियम का क्यों नहीं है? नहीं, मैं अभी इस वाली बात आने वाला हूँ, वो जो आप बात कर रहे हैं। I'm coming on that point. अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक? हर चीज एग्जाम के लिए नहीं होती जो मैं बात करने लगा हूँ। It is just for information purposes, right? Not for examination purposes, by the way. आपको पता है ये जो सोडियम 11, 23 और 24, इसमें this is radioactive actually. Giving you information now, ठीक है? Information है, as a science student you should know it. जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर या बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका एक जो कंस्ट्रक्शन प्लान बनता है, फिर वो सबमिट होता है, फिर अप्रूव होता है, फिर आप घर या बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है? रैंडमली एक दिन खड़े हो तो वहां पे आपने घर बना दिया, ऐसे नहीं हो सकता। अब लेट्स फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर लेट्स से एक लेन जा रही है, ठीक है, हाउसेस की लेन जा रही है, तो इसमें
एक ही ट्रेंड चल रहा होगा कि अगर वाटर पाइप उस घर में उस दीवार से जा रहा है तो हर घर में इसी दीवार से जाएगा. दैट्स कन्वेंशन व्हिच यू फॉलो. अब सारे वाटर पाइप्स तो अंडरग्राउंड होते हैं, ओवरग्राउंड तो कोई भी नहीं होता. लेकिन सोचें कि अगर वाटर पाइप अंडरग्राउंड में अगर टेम्पर हो जाए, टूट जाए, लेट्स से क्रैक आ जाए, तो वाटर स्पिलेज शुरू हो जाती है. अगर वाटर स्पिलेज ना रोकी जाए तो इट मे हैपन डिपेंडिंग ऑन द स्पिलेज 1 year 2 year 3 year 4 year 5 years में there's a great possibility कि उसकी ग्राउंड वीक हो जाएगी एंड द हाउस बिल्डिंग में फॉल. ये इतना सीरियस मसला होता है. अब अगर लेट्स फॉर एग्जांपल वाटर पाइप में क्रैक है, अगर वाटर वहां से लीक कर रहा है तो हम ये तो नहीं करते कि सारी ग्राउंड खोद दी, देखने पाइप में लीक कहां से. ये तो नहीं करते. पता करते क्या, देखिएगा ये ग्राउंड है और ये नीचे वाटर पाइप जा रहा है. लेट्स से जो क्रैक है वो यहां से है, लेट्स से यहां से क्रैक है, ठीक, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर, और यहां से वाटर की स्पिलेज हो रही है, ठीक, अंडरग्राउंड, और ये ग्राउंड लेवल है. आप लोगों ने फिजिक्स में जीएम ट्यूब पढ़ी है, जीएम ट्यूब व्हिच एक्चुअली डिटेक्ट्स रेडिएशंस, ठीक है. नो, चलिए जब आप रेडियो एक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो यू माइट, खुदा के वास्ते बच्चों वाले ना, सो बेसिकली जो आपका जीएम ट्यूब है इट एक्चुअली डिटेक्ट्स रेडिएशंस, राइट. हम करते क्या है, अब हमें ये पता होता है कि वाटर पाइप यहां से गुजर है अंडरग्राउंड, राइट. हम ओवर द टॉप फ्लोर जीएम ट्यूब रन करते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो रन करने से पहले अब जाहिर बात है एक घर में एक सोर्स से पानी आ रहा है, ठीक है. एक आपकी टैंकी से पानी आता है, वो जो घर की टैंकी है उसमें फिल होता है, फिर वहां से पानी आपकी तरफ राउट होता है. हम करते हैं कि हम सोर्स में सोडियम 24 डाल देते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है. अब वो इस पाइप में आता है, हम ऊपर से जीएम ट्यूब रन करते हैं. अब जीएम ट्यूब रन होगी, सोडियम 24 यहां पे रन करेगा, यहां पे जाके जहां पे देयर इज अ लीक, अब यहां क्या होगा, यहाँ पे सिंस देयर इज अ गैप तो यहां से रेडिएशंस बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, तो जीएम ट्यूब उसको डिटेक्ट कर लेगी. तो हमें आइडिया हो जाएगा कि लीकेज यहां से है, फिर हम इतने हिस्से को डिटेक्ट करेंगे और पाइप को रिपेयर कर देंगे. तो यूज काफी है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का. ये तो मैंने आपको उसको बताया, इंडस्ट्रियल यूज बताया. अब खुदा ना खास्ता अगर if any person he suffers from a tumorous cancer, right, maybe benign or malignant, right, तो हम करते क्या कि एक होती कीमोथेरेपी होती है, राइट. एक हम उसको एक्सपोज करते हैं गैमा रेज के ऊपर भी. हम आयोडीन 131 लेते हैं, आयोडीन होता है बेसिकली 129 एंड 131 आइसोटोप. तो आयोडीन 131 इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट रिलीजेस गैमा रेज. तो हम उसको आयोडीन 131 पे एक्सपोज करते हैं, वो गैमा रेज रिलीज करता है और फिर जो ट्यूमरस सेल्स हैं हम जो उसे किल करते हैं. तो यूज तो है, इसका मेडिकल यूज भी है. तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूजेस बहुत सारे हैं. वो अलग बात है कि सिलेबस इतना कन्फाइंड है कि हम नहीं बताते क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है एज पर एग्जामिनेशन, बट देन एवरीथिंग इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. You should learn science as it needs to be learned. So basically, I come back to the isotopes, right? So isotopes they're atoms of same element which have same atomic number, different mass number. Now the important point comes here. Ab, lend your full ears to me, please. You will see these questions. Recently, I don't know if you're solving the past or not, but then recently we saw these questions coming up. लेकिन यहाँ पे पहले कॉमन सेंस फिर रियलिटी. मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन की. अटेंटिव रहिएगा प्लीज, ठीक है, अटेंटिव. आपको पता है क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37. आई एम जस्ट अस्यूमिंग आप O3 में और आपने कुछ केमिस्ट्री पढ़ी हुई तो आपको पता है कि क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 होता है. क्लोरीन इज अ डायटोमिक गैस. अगर मोल्स का सवाल आ जाए, मोल्स आपके सिलेबस का पार्ट है, मोल्स का सवाल आ जाए और मैं कहूं कि मुझे इसका मोलेक्युलर मास बताएं, अटेंटिव रहिएगा प्लीज, ठीक है, प्लीज, और अटेंशन. मैं कहूं मुझे इसका मोलेक्युलर मास बताएं. अब स्टूडेंट उसके दिमाग में है कि क्लोरीन तो 35 वाला भी होता है, 37 वाला भी होता है. अब क्या पता एक स्टूडेंट मुझे इसका मास बताए, वो सोचे लेट्स एग्जांपल Cl वो सोचे बेसिकली अगर ये दोनों 35 वाले हों
राइट? क्या पता मुझे एक स्टूडेंट के सर मैथ 70 होगा, क्या पता बीच में कोई और स्टूडेंट में आ जाए सर ये भी तो हो सकता है कि एक 35 वाला हो और एक 37 वाला हो, वो कहते मैथ 72 है। क्या पता एक स्टूडेंट कहते सर अगर दोनों 37 के बॉन्ड हुए हो तो मैथ 74 हो जाए। यानी कि एक ही क्लास में क्या पता एक स्टूडेंट मैथ 72 ले, एक मैथ 74 ले, एक मैथ 76 ले ले, आई मीन 70 72 74 ले ले, तो फिर तो इसका मतलब है कि सबकी कैलकुलेशन फर्क हो जाएगी, सब कौन फर्क आएगा। चलिए लेट्स से और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम पे आ जाए। सोडियम होता है 20 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि आई सर आपकी आवाज कटती थी बीच में। ओके आई रिपीट, इज इट क्लियर? Yes, Can you sir. hear me Now now? it's fine. Yes, Okay. sir. So basically I was saying that कि सोडियम के दो आइसोटोप्स हैं, सोडियम 23 एंड 24। मैं आपको मोल्स का सवाल दूं, क्या पता कुछ स्टूडेंट सोडियम का 23 मैथ ले, कुछ 24 मैथ ले, फिर तो आंसर फर्क आने शुरू हो जाएंगे एक ही क्लास के अंदर। और एग्जांपल ले लें, आपको पता है बेसिकली यू नो दैट कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। क्या आपके जहन में सवाल नहीं आएगा कि वाटर का मास निकालते वक्त ऊपर से ऑक्सीजन भी 16 ऑक्सीजन 18, ठीक है, आपके जहन में सवाल नहीं आएगा कि मैंने हाइड्रोजन का कौन सा मास यूज करना है, मैंने ऑक्सीजन कौन सा मास यूज करना है? इट्स वेरी लॉजिकल। मैं आपसे बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं। वो जो आपने शायद बचपन से पढ़ा हो कि मोलेक्युलर मास पानी का 18 होता है, वो हर एक ने लाइक याद किया होता है, क्योंकि आप इतना करते हैं कैलकुलेट तो आप 18 याद होता है बेसिकली। लेकिन हमने क्यों 18 लिया? हमने हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 क्यों लिया? Why did we take hydrogen 2 and oxygen 18? No. So यहां पे the story comes in and that is, मुझे बताएं, Cl का एक mass है 35, एक mass है 37. You will have a confusion कि मुझे कौन सा mass यूज करना है। सोडियम का एक mass है 23, एक 24, मुझे कौन सा mass यूज करना है। हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, 3 है, मुझे कौन सा mass यूज करना है। तो don't you think that कि आप उसका एवरेज mass निकालते हैं, आप उसका एवरेज मास निकालेंगे और वो एवरेज मास लिया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस टू कीप द होमोजेनिटी। नहीं, आप मोबाइल अपने पास रखें, हाँ उठे और बात ले जाए और वो दरवाजा बंद कर दीजिएगा बस, ठीक जाते हैं। वो दरवाजा बंद कर दे बच्चा, थैंक यू। सर ये आप पॉइंट फिर से समझा सकते हैं? Yes, I'm coming on the point. अच्छा, one thing I should make you very clear. Okay, the people sitting online, of course, I cannot see you again and again, but the people sitting physically, देखें, ये जो पढ़ाना ना, ये मेरा शौक है, मेरी मजबूरी नहीं है। ओके, पहली बात मैं क्लियर कर दूं। और दूसरी बात, I mean, you're very few in number sitting in front of me. Due to COVID days, I won't keep a big class. वरना इस क्लास में 400 स्टूडेंट्स ही बैठता रहे, बाहर भी बैठते रहे वो वहां खिड़की के, और I can even probe what's the 400th student is doing. ये मेरे में क्वालिटी है, राइट? हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है, मेरी भी स्ट्रेंथ है और बहुत अमेजिंग स्ट्रेंथ है। यू कांट compete with me, I'm telling you. It will take you next 100 years to compete with me. तो since मैं पढ़ाता शौक से हूँ, तो same is what I want back, ठीक है? और I actually discourage evening classes, ठीक है? Since ages, मैं ज़माने से कहता रहा, मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते थे, 19 साल। तो I discourage evening classes. लेकिन if you feel that के कुछ नहीं समझ आ रही और आप पढ़ने आए हैं,
तो इसका मतलब योर सीरियसनेस शुड बी देयर। अगर आप सीरियस नहीं है तो प्लीज डोंट कम टू माय क्लास, आई एम टेलिंग यू, आई विल ब्लो यू ऑफ। किसी ने आपको ये राइट नहीं दिया कि आप अपने माँ बाप का पैसा जाए, मैं आपको तो मुफ्त पढ़ा रहा हूँ, राइट? Like, why I keep an extravagant fee, I discourage it. Don't come. लेकिन अगर आपने, let's say for example, आप लोग आए हैं फिर भी आए हैं, तो have the audacity at least to respect your teacher and parents, ठीक है? Because मैं इस चीज को disrespect देखता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ and you're not listening to me, I mean, ये मेरी क्लास में होने वाला, damn it, I'll thrash you, I'm telling you, ठीक है? किसी और ही क्लास में करना आप कर लें, मेरी क्लास में हिम्मत भी ना कीजिएगा करने की, हिम्मत भी नहीं कीजिएगा। I don't care, I'm telling you. बड़े बड़े आए, मैंने बड़े बड़े देखे तक, ठीक है? आप चाहे बेटे पीएम क्यों सीएम क्यों, I give a shit to it, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? This is what I've been doing, याद रखिएगा प्लीज। यहाँ आप चाहे डीजी ऐसा के बच्चे, I give a shit to it, ठीक? तो इसलिए प्लीज नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल व्हेन आई एम, और हमेशा मैं निकालने से पहले हमेशा मैं देखता हूँ 2 मरतबा, मैंने देख लिया है, थर्ड टाइम आई डोंट केयर, राइट? इसका मतलब है आप सिर्फ मौज मस्ती करने आए हो तो ये वाला काम मेरे सामने ना करें। अगर मेरी क्लास में बैठना है, सिट सीरियसली, आई विल वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, विल बोथ अचीव द गोल। माय गोल इज दैट कि आपको साइंस आ जाए, माय गोल इज नॉट कि आपका ए स्टार आए, मेरा ये गोल नहीं है। मेरा गोल आपको बाय द एंड ऑफ द सेशन यू शुड नो केमिस्ट्री, व्हाट केमिस्ट्री इज एक्चुअली। ए स्टार आ जाएगा, आते रहे। Students have been scoring wonderful. 8 of my students have scored distinction worldwide, O level, 4 A level. तो A star distinction आना वो आपकी किस्मत है, मेरा कोई कमाल नहीं है उसके अंदर, वो आपकी मेहनत है। मेरी मेहनत तो मुझे उसका, जो मैं करूंगा मेहनत, मुझे उसका, मुझे ना उसकी जजा मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से। आप करेंगे आपको मिलेगी, आपका इस तरह है तो वो आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत नहीं है। मेरी मेहनत का फल तो मुझे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतना तो फेथ है मेरे में। लेकिन मेरी क्लास में बैठ के, I mean, even the people online, let's say for example, if someone is not listening lecture properly, ठीक है, और अगर मैंने ये लीवरेज दी हुई है कि आप ऑनलाइन बैठ सकते हैं, let's say for example, और अगर आप ऑनलाइन बैठ लेक्चर नहीं सुनते, तो I mean, who are you cheating with? Yourself. और जो अपने आप को चीट कर सकता है वो दुनिया में किसी भी इंसान को चीट कर सकता है, जो अपने माँ बाप को चीट कर सकता है वो दुनिया में किसी को भी चीट कर सकता है। तो अगर ये वाला एलिमेंट नहीं है आपके अंदर तो प्लीज मेरी क्लास में मत बैठे। I'm telling you, I can spare you once or twice, thrice नहीं spare करता, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, और प्लीज पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, ओके? अगर बैठना है फुल सिंसियरिटी के साथ बैठे, ठीक है, मुझसे बातें करें, I can answer your questions, I can talk with you. Okay, I'm back to lecture. So basically मैं ये कह रहा था, बेसिकली अगर एक एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, अगर एक एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, तो मुझे बताएं फिर जब आप मोल्स की कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे एक मोमेंट के लिए बताएं कि आपके ज़हन में आएगा नहीं मैंने किस आइसोटोप का मास लेना फॉर कैलकुलेशन, मेरे तो ज़हन में आएगा नहीं। सेम आपने अगर एक आपने मोलेकुलर मास निकालना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप उनके एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे। अब एटॉमिक मास जब आप ऐड कर रहे होंगे तो एटॉमिक मास कौन सा लेना है? हाँ एग्जैक्टली। So the one which is given on the periodic table? नहीं अब मैं इस बात आने लगा। बेसिकली आप निकालेंगे एवरेज, लेकिन आप एवरेज कैसे निकालेंगे? आप लोग मीन मोड मीडियन नहीं निकालते मैथमेटिक्स के अंदर, मीन मोड मीडियन का कॉन्सेप्ट करते होंगे आप। अगर आपने एक चीज की एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकाल के देखना पड़ेगा ना कि एक आइसोटोप्स है वो एटमॉस्फेयर में कितना अबंडेंट है।
एक एक्वस और एक आइसोटोप कितना अबंडेंट है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं कहता हूं in a room, let's say for example, there are 40 boys and 60 girls. मेरे को उसकी एवरेज निकाल दे, तो फिर आप एवरेज ये कंसीडर करें कि लड़कियां ज्यादा और लड़के कम हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली रेशियो बनेगी ना. आप 50-50 लेके तो नहीं रेशियो निकाल सकते. यू विल सी द अबंडेंस फर्स्ट, कि कितनी अबंडेंस है एक चीज की. एवरेज कैसे निकाल, आप बताएं, जब आप मीन मोड मीडियन कॉन्सेप्ट करते हैं तो जो बिल्कुल ही एनॉमली होती है आप उसको बाहर नहीं फेंक देते और फिर मीन निकालते हैं. क्या आप उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं? नहीं करते. आप मीन निकालो तो जो बिल्कुल ही absurd वैल्यू, इट गोज आउट एंड उसके बाद यू टेक द मीन वैल्यू. सो बेसिकली जब आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने का भी तरीका है. ये नहीं कि जितने बंदे हैं उसको नंबर बंदे से डिवाइड कर दें, यानी कि जितने आइसोटोप्स हैं उनका मास ऐड करें 2 से डिवाइड कर दें. अगर 2 आइसोटोप्स हैं, अगर हाइड्रोजन 1 2 3 है तो मास ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें. ऐसा नहीं है. इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं एवरेज निकालने की. This average calculation, and then you find out the average mass, it is called as relative atomic mass. जिसको हम AR से लिखते हैं, relative atomic mass. तो हम फिर हर एलिमेंट का, हर एटम का relative atomic mass निकालते हैं. और पता है वो जो हम relative atomic mass निकालते हैं वो हम देखते हैं आपके पीरियोडिक टेबल के. जो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के मैसेज लिखे हुए ना, वो उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं. वो एवरेज निकालने के बाद लिखे गए हैं. व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इसकी डेफिनेशन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बाय द वे. इट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ एन एटम. It is the weighted average mass of an atom compared to 1/12th mass of C12 atom. Our definition carries 2 marks in the paper, right? It is the weighted average mass of an atom, 1 mark, compared to 1/12th mass of C12 atom. अब इनका मतलब क्या है, मैंने अब आपको समझाना है. Sir, paper 2 का Now, अभी I'll explain that C12 atom. जी बच्चा, online you have a question? वैसे सर मैं पूछ रहा था पेपर 2 का सवाल. Yes, it's paper 2. It's structured questions. ये मोल्स का हिस्सा नहीं है सर? नहीं, I mean moles का हो या जिसका मतलब, लेकिन ये आता structured questions में. We'll ask you the definition. ठीक. Okay. Now, everyone, अब ये निकालना कैसे है? अब आपको पता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं. सुने, अब मुझे कैसे चला पता? कुछ तो किया ही होगा ना एक्सपेरिमेंट, वो ये देखने के लिए कितने आइसोटोप्स होते हैं. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, जिससे हम फाइंड करते हैं कि एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स होते हैं, इट इज डन इन अ स्पेशल apparatus called as mass spectrometer. हम इसको mass spectrometer में करते हैं. mass spectrometer की वर्किंग आप इस लेवल से नहीं, बस इतना एटलीस्ट एज एन ओ लेवल स्टूडेंट बताना चाहिए कि mass spectrometer इज अ स्पेशल apparatus जो आपको बताएगा कि एक एटम के कितने आइसोटोप्स होते हैं. mass spectrometer में एक ग्राफ बनता है, ठीक है? वो ग्राफ के y एक्सिस पे परसेंटेज अबंडेंस होती है और x एक्सिस पे mass होता है. That's a graph in the mass spectrometer which is formed. बहुत ही sophisticated apparatus है. अच्छा, listen now. Let's say for example मेरे पास सैंपल है क्लोरीन का. मुझे पता करना है कितने आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के. मैंने रैंडम सैंपल लिया अर्थ से, क्लोरीन का सैंपल ले लिया मैंने वो उठा के सैंपल डाल दिया स्पेक्ट्रोमीटर में. फिर वो क्या करेगा उसके साथ? नॉट रिक्वायर्ड बाय ओ लेवल स्टूडेंट्स, नॉट इवन ए लेवल स्टूडेंट्स. ये हम पढ़ाते जाके अंडरग्रेड के 4th ईयर में.
अगर किसी ने स्पेशलाइज करना हो उसके अंदर तो, राइट? असल में होता ये है कि हम जैसे सैंपल ऐड करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, तो वो पहले एटमाइज होता है, पहले एटम्स इन गैसेस स्टेट बनते हैं, फिर वो आयनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन्स, हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करते हैं, फिर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं, फिर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, और फिर हम जाके ग्राफ पे हिट करवाते हैं, राइट? तो हम बिल्कुल स्टार्ट और एंड पढ़ने लगे हैं, बीच में जो हुआ हमने वो छोड़ दिया। अब सपोज करें ग्राफ बना, ग्राफ ऐसे बनता है क्लोरीन का, मैंने क्लोरीन डाली थी स्पेक्ट्रोमीटर में, तो ग्राफ ऐसे बना। इसकी वैल्यू इज 75, इसकी वैल्यू इज 25। ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है? ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि Cl35 जो है वो 75% अबंडेंट है, यानी कि वो ज्यादा है अर्थ में, और जो Cl37 है वो खाली 25% अबंडेंट है, यानी कि Cl35 is 75% abundant and Cl37 is 25% abundant। मतलब क्या हुआ? आप बताएं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई मीन सिंपल टर्म यही है, अगर मेरे पास 100 एटम्स पड़े हो क्लोरीन के रैंडम, तो कहना है कि उसमें 75 एटम क्लोरीन 35 के होंगे, और फिर आपके 25 एटम 37 के होंगे, क्योंकि क्लोरीन 35 is 75% abundant and chlorine 37 is 25% abundant। This means अर्थ में Cl35 ज्यादा है, कितनी है? 75% है, और जो आपके 37 है that is hardly 25%। अब मुझे बताएं, अगर आपने इसका एवरेज निकालना हो तो आप ये तो नहीं करेंगे 35 प्लस आपके 35 प्लस 300 डिवाइड बाय 2, ये तो नहीं कर सकते भाई। Cl35 तो 75%, उसको भी तो अंडर काउंट लेके आए, मैथ्स है। तो हम करते क्या है, हाउ टू कैलकुलेट AR, sum of percentage abundance into isotopic mass divided by sum of percentage abundances। ये फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास निकालने का, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का। Sir, ये जो concept of the mass spectrometer and AR, sir, do we need to memorize this concept for O levels? No, फॉर्मूला आना चाहिए प्लीज। सर लेकिन मैं नहीं, फॉर्मूला है, ये ग्राफ है, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग नहीं है कि अब ये हुआ कैसे, वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये हो गया, ग्राफ बन गया ना, दिस इज रिक्वायर्ड। अब फॉर एग्जांपल अब मुझे बताएं, इट इज द सम ऑफ अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास। मुझे बताएं Cl35 की अबंडेंस या 75%, तो कहना है 75 into 35। ये जो 35 है ये आइसोटोपिक मास है ना, मास ऑफ आइसोटोप है ना, ये आइसोटोपिक मास है। मतलब है कि नंबर ऑफ स्टिक्स इज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। नहीं, उसको भी लेंगे, अंडरग्राउंड लेके आएंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। सो नंबर ऑफ स्टिक्स इज नंबर ऑफ आइसोटोप्स बाय द वे। सरली यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला समझ नहीं लगा कि नहीं, मैं दोबारा अभी समझा फॉर्मूला एक्सप्लेन करने लगा हूं, अभी आई एम एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला। सो बेसिकली आई रिपीट माय वर्ड्स गाइस, ठीक है? आपने क्लोरीन ऐड किया मास स्पेक्ट्रोमीटर में, रैंडम अर्थ से लेके आपने क्लोरीन डाल दिया स्पेक्ट्रोमीटर में, ये ग्राफ आपको देखा। इस ग्राफ से आपने क्या कंक्लूड करना है? पहले ये नंबर ऑफ स्टिक्स बनी 2, इसका मतलब है 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। कौन कौन से वाले? एक 35 वाला, एक 37 वाला। फिर आपने अगली कंक्लूजन ड्रॉ की, क्लोरीन 35 is more abundant, I mean that is 75% in earth and 37 is 25% in earth। आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ की। फिर आपने करनी है रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेशन। वो आप कैसे करेंगे? तो गाइस, क्लोरीन 35 is 75 more 75 times more than 37, तो इसका टोटल मास क्या होगा? 75 into 35, abundance into its mass 75 into 35 plus Cl37 is 37, कितना? 25% divided by some abundance is 75 plus 25, it's 100। अगर आप करें ना कैलकुलेशन तो आंसर आता है 35.5। वो जो आपके प्रोडक्ट में 35.5 है वो यहां से आया हुआ है। अगर ये तो अच्छा, मुझे एक सेकंड, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, आपको मतलब 3 साल हो गए मैथ्स पढ़ते हुए, बल्कि 3 छोड़े, आपको 6 हो गए हैं। ग्रेड 6 से आप D1 पढ़ रहे हैं, अब तो आप D3 में पहुंच चुके होंगे, सॉरी D4 में पहुंच चुके हैं अब तो आप।
राइट? मुझे बताएं, अगर Cl35 और Cl37 50-50 abundant होते, फिर एवरेज मास क्या आता? 36 एग्जैक्टली। नाउ अगर Cl35 इज मोर abundant, तो फिर तो आपको करना पड़ेगा ना कैलकुलेट। तो वो आंसर आया 35.5। ये लिखा हुआ आपके प्लॉट टेबल के अंदर, ये हमने यहां से किया कैलकुलेट, वही नाजिल नहीं हुई इसकी। नहीं मतलब याद नहीं करने इनके मैथ्स से, वो तो दिया होगा, लेकिन यू शुड नो द कांसेप्ट, व्हाई? बिकॉज़ वी लॉस्ट इन द पेपर। आई मीन दिस कांसेप्ट वी लॉस्ट यू। सर हम थोड़े से मैथ से पूरी अर्थ का ये मैथ कैसे अज्यूम कर सकते हैं? फाइन, आई एग्री, आई एक्चुअली एग्री विद यू। लेकिन जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल एक जगह से लेते हैं, फिर हम काफी सारी सैंपलिंग करते हैं ताकि जितना क्लोज नेचर के आ सके उतना क्लोज आ जाए नेचर के। इट्स एक्चुअली वैलिड क्वेश्चन बाय द वे, आई अप्रिशिएट द क्वेश्चन। सर अब मुझे बताएं, अगर आपके पास एवरेज मास आ गया 35.5, तो अब अगर आपने क्लोरीन, मैं कहूं क्लोरीन का मोलेकुलर मास निकाल दें, तो फिर आप क्या करेंगे? 35.5 प्लस 35.5 दैट इज 71 ग्राम, इज दैट सो? तो फिर हर बजा 71 लेगा। लेकिन इफ आई आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन कि यही सेल कॉन्टिन्यू टुमारो, मुझे बताएं, इज दिस 71 ग्राम एग्जिस्टेंट इन अर्थ? क्या 71 ग्राम क्लोरीन का मास अर्थ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? नहीं करता, क्योंकि अर्थ में खाली 70, 72, 74 करता है, लेकिन आपने एवरेज बना के 71 निकाला हुआ। तो 71 इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन। इफ यू आस्क मी रियल टाइम, नो, ये तो एवरेज मास निकाला हुआ आपने। क्योंकि देखिए, व्हाट इफ अगर Cl2 में बोथ आर 35 बॉन्डेड, तो 70, एक 35 एक से जन बॉन्ड हो तो 72, बोथ रीजन बॉन्ड हो तो 74 होना चाहिए फिर तो अर्थ में ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि अर्थ में ये करता है मैसिक्स, ये तो नहीं करता, ये तो आपने कैलकुलेट किया। वो एवरेज आप ऐसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि इंडिविजुअल 75-25 बेस चल रही है, उनका एवरेज निकालने यहां से ये नहीं आएगा। सर जी प्लीज। so what's the difference between weighed and weighted? मैंने वेटेड क्यों इस्तेमाल किया वर्ड, बाय द वे ऑब्जर्व गाइस, मैंने इस्तेमाल किया वर्ड वेटेड एवरेज मास गाइस, वेटेड एवरेज मास, ठीक है, वेटेड एवरेज मास। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा प्लीज केयरफुली। अगर मैं कह रहा हूं क्लोरीन 35 इज 75% अबंडेंट एंड क्लोरीन 37 इज 25% अबंडेंट, तो सपोज करें मेरे पास अगर एवरीवन सपोज करें मेरे पास अगर 100 एटम्स हों, रैंडम मैंने लिए अर्थ में से 100 एटम लिए क्लोरीन के, तो मुझे बताएं कैन आई से कि इसमें 75 एटम्स जो हैं वो होंगे क्लोरीन 35 के? कैन आई से? क्योंकि 75% हो ना क्लोरीन 35, मेरे पास अगर 100 एटम पड़े हैं तो 100 एटम में क्लोरीन 35 कितने होंगे? 75 होंगे ना, 75 होंगे, क्योंकि वो 75% अबंडेंट है। तो कैन आई से कि बाकी 25 एटम्स जो हैं वो क्लोरीन 37 के होंगे? कैन आई? अब मुझे बताएं व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दीज एटम्स? तो 75 into 35 इनका वेट, आई मीन इनका मास आ गया, और इनका मास कितना होगा? 25 37, ऐसी है। ये आ गया टोटल मास ऑफ एटम्स। मैं कहूं एक एटम का मास क्या होगा, तो डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 एटम थे ना। असल में सिर्फ मेरे बोलने का फर्क था, क्योंकि कैलकुलेशन तो वही थी। सिर्फ मेरे बोलने का फर्क था। अगर 100 ज्यादा भी होंगे तो आप उसको उतने में डिवाइड करेंगे, आंसर फिर भी आ जाएगा। तो मैंने क्यों कहा वेटेड, तो ये आपने उसका वे किया, ये वे किया, तो आपने टोटल एटम से डिवाइड किया, तो एवरेज मास, वेटेड एवरेज मास। इट्स मोर लाइक मैथ्स, इट्स नॉट केमिस्ट्री, इट्स मोर लाइक मैथमेटिक्स। सो बेसिकली इट इज द वेटेड एवरेज मास, जिसका हम सिंपली आपको कहते हैं, आप उसका अगर फॉर्मूला याद करें तो आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक एज मैथमेटिशियंस यू शुड थिंक दैट कि वो फॉर्मूला असल में है क्या, कि अगर मेरे पास 100 एटम हो Cl के, तो उसमें 75 एटम 35 के होंगे और 25 एटम 37 के होंगे, तो फिर टोटल मास कितना हो गया? उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें,
पर एक एटम का मास क्या होगा? डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स करते हैं तो एक एटम का मास आ जाएगा। वो जो एक एटम का मास होगा उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं जी। हाँ, this is what I'll tell you next time. Are you clear, guys? Yes, we'll call you tomorrow. Thank you very much. Take care. Khuda Hafiz. Do we have to remember the formula? Yes, you वो have to first remember page है। this formula. ये formula याद रखिएगा please. ये formula याद रखना। सर अली आप पहला पेज खोल सकते हैं जो पहला आपने स्टार्टिंग में लिखा था। Oh, okay, I'll do that. स्क्रीनशॉट कल मेरा केमिस्ट्री P4 है तो कोई टिप्स दे दो उसके लिए। देखो अगर तो लेट्स से आपका ATP है कल, ठीक है, एक सेकेंड, ये फर्स्ट पेज है। अगर आपका ATP है तो आई थिंक यू शुड एक्चुअली रिवाइज एसिड्स वर्सेस सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलिसिस, रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और मेटल्स और मोल्स आना चाहिए। पता आपको ये 5 से 6 चैप्टर आउट ऑफ ऑल चैप्टर्स वी हैव, ये 5 से 6 चैप्टर्स आपके टिप्स बने चाहिए क्योंकि इन चैप्टर्स के अलावा ATP नहीं आता। सर ये सेकंड पेज भी एक दफा खोल दें जो इलेक्ट्रॉन वाला। ये सेकंड पेज आ गया जी। सही कल आपने